चलिए, भूमिका की बात करने के बाद हमने शुरू कर दिया है दूसरा पॉइंट। थियोरेटिकल चैप्टर है, बड़ा बढ़िया चैप्टर है। अणुगति सिद्धांत बहुत ही बढ़िया है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, दुनिया भर के फॉर्मूले नहीं है समझ में भी आता है, कहानी टाइप है ना। चलिए, कुछ नियमों के पर आधारित ये चैप्टर है। दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, द्रव्य की आणविक प्रकृति। ये पॉइंट हम ले रहे हैं। यह है दूसरे नंबर का पॉइंट, यानी 13(2), और इस पर विचार करेंगे। द्रव्य की आणविक प्रकृति। मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, ठीक, यानी मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। ओके, डन डन, शाबाश। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में एक रिचर्ड फिनमैन, 20वीं शताब्दी के रिचर्ड फिनमैन, ठीक, इस खोज को कि द्रव्य परमाणु से बना है अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। द्रव्य परमाणु से बना है, इस खोज को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि हम विवेक से काम नहीं लेंगे तो, ये क्या कहती है एनसीईआरटी, यदि हम विवेक से काम नहीं लेंगे, विवेक मतलब समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो नाभिकीय विध्वंस के कारण मानवता का विनाश हो सकता है। नाभिकीय विध्वंस के कारण मानवता का विनाश हो सकता है। यानी नाभिक के अंदर भरी हुई ऊर्जा अगर फट जाए, नाभिक के अंदर भरी हुई ऊर्जा अगर निकल आए, नाभिक के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है नाभिकों में, ठीक, तो मानवता का विनाश हो सकता है, ठीक। या फिर वह पर्यावरणीय विपदाओं के कारण विलुप्त हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान के नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो फिनमैन विश्व की अगली पीढ़ी के प्राणियों को परमाणु परिकल्पना संप्रेषित करना चाहेंगे। परमाणु परिकल्पना, सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहा इन्होंने, किताब सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हैं। सभी वस्तुएं देखिए, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें आएंगी, एकदम पढ़ते जाओ। परमाणुओं से बनी हैं, ठीक, जो अनवरत, गतिमान, अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। अनवरत, अनकवर्ड, ठीक, गतिमान अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। बीच में अल्प दूरी होने पर ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पर एक दूसरे को निष्पीड़ित किए जाने पर प्रतिकर्षित करने लगते हैं। यानी अगर परमाणुओं के बीच में दूरी कम है, ठीक, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। लेकिन अगर दूरी बहुत कम कर दी जाए, अगर दूरी बहुत कम कर दी जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि परमाणुओं में दूरी के आधार पर एक साम्य अवस्था हो सकती है। यानी अगर बहुत पास लाने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर बहुत पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सामान्य अवस्था में आकर्षण होता है अगर दूरी कम होती है।
और अगर बहुत दूर दूर ले जाएंगे परमाणुओं को, बहुत दूर दूर ले जाएंगे, मान लीजिए बहुत दूर ले गए परमाणुओं ऐसे, ठीक, दोनों परमाणु बहुत दूर दूर चले गए, तो कुछ नहीं होगा, कोई बल नहीं लगेगा। यानी परमाणुओं में आपस में जो बल लगता है वह कम दूरी पर लगता है, और अगर दूरी बहुत कम कर दें तो वह नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर ये जो बल है और ये जो दूरी है परमाणुओं के बीच की दूरी, इसका एक लगभग सा ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से। यह है दूरी परमाणुओं के बीच की और यह है बल, एक लगभग सा ग्राफ है, अनुमानित ग्राफ है हमारे पास ए इस तरह का। देखिए बहुत ज़्यादा दूरी हो गई मान लीजिए, तो ये बल लगभग शून्य होने लगता है। यहाँ पर ये बल वापस शून्य है, यानी साम्य अवस्था है, ना प्रतिकर्षण है ना आकर्षण है। दूरी घटाने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रतिकर्षण होने लगता है, यहाँ पर आकर्षण होने लगता है। यहाँ पर देखिए आकर्षण है, माइनस का बल है तो आकर्षण बल है। दूर जाने पर प्रतिकर्षण तो नहीं होता, दूर जाने पर प्रतिकर्षण तो नहीं होता, लेकिन आकर्षण बल घटता जाता है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तीन बातें आ गई कि भाई कम से कम दूरी है तो आकर्षण बल है, अगर उससे भी कम दूरी करना चाहें तो प्रतिकर्षण बल होगा, और बहुत दूर चले गए परमाणु तो कोई बल नहीं होगा। यानी परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल कम दूरियों पर ही काम करता है। ठीक, चलिए इसके बाद यह चिंतन कि द्रव्य सतत नहीं हो सकता कई स्थानों और संस्कृतियों में विद्यमान था। यह चिंतन यानी यह सोच कि कोई पदार्थ हमेशा या पदार्थ हमेशा नहीं हो सकता, यह पहले था, ऐसा विचार कई संस्कृतियों में था। पहले कई ऐसी कल्चर थी दुनिया में, ऐसे कई ज्ञान थे जिनमें ऐसा था कि साहब पदार्थ जो हमेशा नहीं हो सकता। ठीक, अब क्या कहते हैं, कई स्थानों संस्कृतियों में विद्वान था। भारत में कणाद और यूनान में डेमोक्रिटस ने यह सुझाव दिया था कि द्रव्य अविभाज्य अवयवों का बना हो सकता है। यानी इन्होंने ये भी कहा था कि पदार्थ कुछ ऐसे कणों का बना हो सकता है जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, और ये बात फाइनली अब निकल कर आई है कि साहब ऐसे कण हैं अब तक की खोज में कि जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखिए कोई भी पदार्थ, अगर हम आज की बात करें, आज के विज्ञान की बात करें तो क्या कहता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, मोटा मोटा सोचें, ठीक, या द्रव्य ले लें, नाम लिख लें दूसरा इसका, ठीक, क्या कह रहे हैं साहब, इसमें अणु होंगे, ठीक, या इसमें परमाणु होंगे। ठीक, अणु या परमाणु में क्या होगा साहब, इसमें साहब न्यूट्रॉन होगा, इसमें साहब प्रोटॉन होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीन मूल कण हैं। इसके अलावा आज के विज्ञान में इलेक्ट्रॉन के बाद भी इलेक्ट्रॉन को दो चीज़ों में पाया गया, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना भी पाया गया कि साहब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, बट फाइनली ये कह रहा है कि ये जो कण हैं तीनों ये अविभाज्य कण हैं। ठीक, यानी अब से पहले जब इनको नहीं जब ढूंढा गया, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नहीं ढूंढा गया, तब तक मामला आता रहा कि साहब अणु और परमाणु यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना है। और ये बात इसलिए कही जाती रही क्योंकि पदार्थ को तोड़ते गए, छोटा करते गए, तो सामने दिखता है यार छोटा होता गया, छोटा, बहुत सारी चीज़ें छोटे आकार में भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़े आकार में भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा लिया गया, एक सिद्धांत बना लिया गया कि छोटे से छोटा कहीं ना कहीं जाके ऐसा जरूर होगा कि यार ये टूटेगा नहीं। मान लीजिए हम एक पदार्थ है मान लीजिए हमारे पास, ठीक, इसे छोटा करते जाएं, छोटा आकार में, तो कहीं ना कहीं एक सोचा गया यार ऐसी कोई बात तो जरूर होगी, इसका ऐसा कोई आकार या चीज़ तो जरूर होगा कि टूटेगा नहीं कहीं ना कहीं जाके। तो अब तक की खोज कह रही है कि साहब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है वो तीन चीज़ें ऐसे आ गई हैं कि इनसे आगे जाएगा नहीं।
सबसे छोटे हैं ये मूल कण हैं। ठीक, अब प्राय वैज्ञानिक आणविक सिद्धांत की खोज का श्रेय डाल्टन को देते हैं। आणविक सिद्धांत की खोज का जो श्रेय है वह डाल्टन को देते हैं। डाल्टन मतलब कारण कि डाल्टन से शुरुआत हुई, ऐसा मानते हैं। तत्वों के संयोजन द्वारा यौगिक बनने की प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले निश्चित अनुपात और बहुगुणक अनुपात के नियमों की व्याख्या करने के लिए डाल्टन का यह सिद्धांत प्रस्तावित किया। पहला नियम बताता है कि किसी यौगिक में अवयवों के द्रव्यमानों का अनुपात नियत रहता है। देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम बताता है कि किसी यौगिक में अवयवों के द्रव्यमानों का अनुपात नियत रहता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये सबसे फंडामेंटल लॉ है, डाल्टन ने बताया था, मूल सिद्धांत है ये कि किसी भी यौगिक में जो पदार्थ के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर जो द्रव्य है वो उसका जो अनुपात है, उसमें जो जो चीज़ें मिली हुई हैं वो अनुपात नियत रहता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि पानी, तो हम जानते हैं कि पानी एक यौगिक है। ठीक, बात कहाँ से आ रही है, बात आ रही है डाल्टन। ठीक, डाल्टन से आ रही है बात। ठीक है, पहला नियम कहता है यौगिक में अवयवों के द्रव्यमानों का अनुपात नियत रहता है। यौगिक में अवयव, अब देखिए यहाँ पे क्या, पानी क्या, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन जो है, अगर मोटा मोटा समझें, हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन इसमें कितना है, जरा देखो, पता हिसाब लगाओ जरा, इसमें हाइड्रोजन कितना है। ठीक, हाइड्रोजन का अगर हम ले लें, इसका 1 मोल ले लें, ग्राम में ले लें, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी इसमें, हाइड्रोजन हो जाएगी इसमें 2 ग्राम। ठीक, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी इसमें, ऑक्सीजन हो जाएगी इसमें 16 ग्राम। ले लिया हमने इसका 1 मोल, 1 मोल पानी में, 1 मोल जल में, ये हो जाएगा। कह रहा है अब चाहे तुम इसमें से इस पानी को 1 किलो कर लो, चाहे इसे 1000 किलो कर लो, कितना भी पानी कर लो तुम, ठीक, कितना भी, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2/16 ही रहेगा, यानी 1:8 ही रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। ठीक, यानी संरचनात्मक जो तथ्य है वो यही है, यौगिक का संरचनात्मक तथ्य यही है। ठीक, दूसरे नियम में क्या कहते हैं डाल्टन, ये डाल्टन का पहला है। दूसरे नियम में क्या कहते हैं, हालांकि 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में ये बातें पढ़ाई जाती हैं, रसायन विज्ञान में अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक, दूसरे नियम का कथन है कि जब 2 तत्व मिलकर 2 या अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 तत्व मिलकर 2 या अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे मैं मान लूँ Na+H2O, जरा क्या बनेगा, जरा बताओ, बताओ, तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, क्या बनेगा जरा, ये सोडियम है, ये पानी है, बताओ क्या बनेगा, NaOH+H, 2 2 2 और 2। ठीक, बना दिया, ये सब इक्वेशन पूरी कर दी मैंने। देखो कहता है जब 2 यौगिक मिलकर या 2 तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व बनाते हैं। ठीक, कहता है जब 2 तत्व मिलकर 2 या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल पूर्णांकीय अनुपात होता है। तत्व लगाता हूँ, यौगिक लगा दिया मैंने, तत्व करता हूँ, वहीं आ जाता हूँ, वापस उसी चीज़ पे आ जाता हूँ। ठीक, पानी बना देता हूँ, ये लो। ठीक, अब ये है, ये क्या है, ये तत्व है, आणविक अवस्था में तत्व है। तत्व को पूरी तरह तत्विक या एलिमेंट्री फॉर्म में लेता हूँ। ठीक, तत्व लेना है, तत्व है, तो तत्व में क्या ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ सोडियम, और इधर क्या ले लूँ, इधर ले लूँ मैं, मान लीजिए तत्व क्लोरीन ले लेता हूँ, 2Cl ले लेता हूँ। क्लोरीन जो है, एक मिनट मैं ले लेता हूँ
तत्व, तो मैं सल्फर ले लेता हूँ, लो Na2S, हालांकि बात सब पे लागू होगी लेकिन मैंने तत्व ले लिए, ठीक है। ये लो सोडियम सल्फाइड ऐसा बना लिया मैंने, ठीक। इधर Na लिया, Cl लिया, NaCl ले लिया, Na लिया, Br लिया, लो NaBr ले लिया, कोई भी तत्व बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये हो गया, ये परमाणविक परमाणुओं से यौगिक बने। अब अगर मैंने अणु फॉर्म में लूँ तो H2 + O2, ये भी लिख देते हैं 2H2O, ये भी लिख दिया। ये सब देखो अणु परमाणु सब आ गया। तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु से अणु बनता है, अणु मिल जाता है तत्व मिलकर कोई यौगिक बन जाता है। ये कह रहा है ये सब चीज़ जो है ये दूसरे नियम में आ रही है, ठीक। अब इस दूसरे नियम में क्या कह रहा है जरा देखें एक बार, कि जब दो तत्व मिलकर दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व मिलकर दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, देखो यौगिक बना दिया, यौगिक बना दिया, यौगिक बना दिया, सब तत्वों ने मिलकर यौगिक बना दिया, ठीक। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल पूर्णांकीय अनुपात होता है। पूर्ण अंकों के पदों में यह अनुपात होता है। देखो पूर्ण अंकों के पदों में, द्रव्यमानों में पूर्ण अंकों के पदों में अनुपात होता है। इसका नंबर क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, ठीक। ये जो पूर्णांकीय अनुपात होता है द्रव्यमानों में, दैट इज, हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो नंबर होता है पहला, इसे हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक नंबर, स्टोइचियोमेट्रिक नंबर। अगर इसको जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या कहते हैं, इसे स्टोइचियोमेट्रिक नंबर, यानी संख्या क्या है, अभिक्रिया का संख्या क्या है, कितने मोल अभिक्रिया में। क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर एक एक मोल मान लें सबका, मान लीजिए इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका, तो इसके कितने मोल 2 मोल, तो इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 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 मोल, इसके 2 मोल। तो कहता है मोलों, अगर 1 मोल यौगिक बना रहे हैं, मान लीजिए 2 मोल यौगिक बनाया, तो कितना लगा, 1 मोल ऑक्सीजन लगी और 2 मोल हाइड्रोजन लगी। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, क्रियाकारकों में या तत्वों में एक अनुपात रहता है, पूर्णांकी अनुपात रहता है, ठीक। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे मैं लगा दूँ, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 1 है, कह रहे यहाँ लगा दूँ 1.5, नहीं बनेगा, ये नहीं बनने वाला, ठीक। कुछ बन जाएगा, कुछ रह जाएगा, ये बच जाएगी सल्फर, फायदा क्या, बात तो वही हो गई। भाई मान लीजिए मैं इस 2Na लगा दूँ, इसे 1.5 लगा दूँ, तो क्या हुआ, ये इसमें से आधी सल्फर बची पड़ी रहेगी, ये बन जाएगा, तो ये बचा रहेगा। कुल मिला के पूरी तरह यौगिक में नहीं बदलेगा। तो किसी भी यौगिक में, यहाँ देखें, तत्वों का जो अनुपात होता है वह पूर्णांक के पदों में होता है, पूर्णांकी अनुपात होता है, ठीक। तो ये दोनों जो नियम हैं आपके डाल्टन के, ये आप दरअसल 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 10वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में आप इसे पढ़ते हैं अच्छे से। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए लगभग 200 वर्ष, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कितने साल लग गए, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए लगभग 200 वर्ष पहले डाल्टन ने सुझाया कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम अवयव परमाणु हैं। छोटे छोटे जो अवयव हैं वह परमाणु हैं। एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं। एक तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं वो सब बराबर होते हैं, एक जैसे परमाणु होते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मान लो 1 किलो सोडियम, ये ले लिया मान लो मैंने, ठीक। तो सोडियम के सारे परमाणु इसमें बराबर होंगे, ठीक। ये बात डाल्टन ने बताई थी। एक तत्व के सभी परमाणु सर्वसम होते हैं, पर ये दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। यानी सभी के परमाणु अपने आप में अलग अलग होते हैं। यानी
लोहे का परमाणु कुछ और तरह का है, सोडियम का कुछ और तरह का है, ऑक्सीजन का कुछ और तरह का है। सभी तत्वों के परमाणु आपस में तो एक जैसे होते हैं। यानी एक ऑक्सीजन हम अमेरिका से लाए, एक ऑक्सीजन का परमाणु हमने भारत से ले लिया, दैट इज परमाणु एक ही है। सीधी बात यह है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में दिए गए गे-लुसैक के नियम के अनुसार जब गैसें रासायनिक रूप से संयोजन करके कोई अन्य गैस बनाती हैं तो उनके आयतन लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ये गे-लुसैक का लॉ है बेसिकली। क्या कह रही है ये कि जब गैसें रासायनिक रूप से संयोजन करके कोई अन्य गैस बनाती हैं तो उनके आयतन लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, छोटे छोटे पूर्णांकों के अंक होते हैं, ठीक। लघु पूर्णांकों के आयतन जो होते हैं, ये उनकी बात हो रही, आयतन की बात हो रही है, ध्यान रहे। यानी अब यहाँ बात ही आ जाएगी साहब, आयतन गैस कितना घेरती है, उसमें कितने मोल होते हैं। तो हमने कहा कि भाई होता देखो, अगर मैं STP ले लूँ, ये बात हुई थी, 1 मोल कोई गैस ले लूँ, ठीक, तो ये होता 22.4 लीटर लेती है ये। तो यहाँ इन्होंने आयतन पे बात कर दी कि कोई गैसें अगर संयोजन करती हैं तो आयतन जो है छोटे छोटे पूर्णांकों के पदों में होते हैं, ठीक। अवोगाद्रो का नियम यह बताता है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप एवं दाब पर गैसों के में अणुओं की संख्या, समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये भी बात है, अवोगाद्रो का नियम ये भी बता रहा है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक। समान आयतन में, तो ये क्या, देखो ये चीज़ आ रही है, देखो मान लीजिए हमने कहा था PV बराबर nRT। अब जो N आ रहा है, देखो ये आ रहा है PV/RT। समान ताप दाब आयतन N समान, कि N किस पे निर्भर कर रहा है? किसी भी गैस में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या किस बात पर निर्भर कर रही है? ताप दाब RT। R तो कांस्टेंट है, समान ताप दाब आयतन, इसका मतलब अणुओं की संख्या समान है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक आयतन है हमारे पास V, एक और आयतन है हमारे पास V, ऐसे, ठीक। हमने इसमें भर दी नाइट्रोजन, इसमें भर दी हमने ऑक्सीजन, इसी V में। इसमें जो ताप है वो P है, तापमान T है, दाब और PT है, सब सेम है, ठीक। तो इसमें अगर N अणु हैं तो इसमें भी N अणु होंगे। बहुत बेसिक बात है, अक्सर छोटी छोटी बातों पे सवाल बनते हैं, ठीक। जितने अणु इसमें नाइट्रोजन के होंगे उतने ही अणु इसमें ऑक्सीजन के भी होंगे। ताप दाब आयतन समान है तो, ओके। तो ये बात किसने कही थी? ये अवोगाद्रो का नियम, एवोगाड्रो का जो नियम है, ये उस पर बात आई थी, ठीक। इसी बात पर गे-लुसैक कह रहे हैं कि साफ छोटे छोटे नंबर अगर लगा दें 1 2 3 4 5 पूर्णांकों के पदों में तो आयतन भी उसी तरीके से गैसें आपस में अभिक्रिया करके नई चीज़ बनाती है, तो ये आयतनों में भी हो सकता है। तो आयतन से जुड़ा हो गया फिर मोल, जो मोल है वह आयतन से जुड़ा हो गया। मान लीजिए किसी के N = PV/RT, बहुत मोटा मोटा सोचेंगे, मान लीजिए मैं करूं N1 V1 और यहाँ N2 PV2RT, ऐसा कर दूं मैं। अब मान लीजिए N1 किसी और गैस का है और ये N2 किसी एक और गैस का है और इनमें कोई अभिक्रिया हो जाती है, तो देखिए आयतन के पदों में मोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयतन के पदों में मोल आता है कि नहीं आता है? तो समीकरण को अगर लिखना चाहें, अगर हम किसी समीकरण को लिखना चाहते हैं, मैंने कहा था कि ये चैप्टर बड़े बढ़िया सामान्य ज्ञान पर आधारित है, बहुत सारी जानकारियाँ क्लियर होंगी यहाँ से आपकी। फिर वही करते हैं, मोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये हो रहा है और ये गैसियस अवस्था में हो रहा है, गैस में हो रहा है। मान लीजिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक। यानी ये क्या है? ये कहते हैं भाप, स्टीम, गैसियस फॉर्म में बन रहा है, पानी जल नहीं बन रहा है, ध्रुव में नहीं बन रहा है, गैस है, सब कुछ गैस है, पूरी अभिक्रिया गैस में हो रही है,
ठीक। और ये भी मान लेते हैं हम यहाँ पे कि आदर्श गैस में और ये आदर्श गैस जैसा व्यवहार करें तो हमारे सीधे सीधे समीकरण लग जाते हैं इस पर। ठीक, चलिए अब मान लीजिए इसमें इसका अगर मान लीजिए देखिए मैं H2 या O2 की बात करूं, मुझे H2 का 1 मोल लेना है, का 1 मोल। ठीक, तो क्या करें, NPV/RT, तो V जो है यह आ गया NRT/V, तो V आ गया मेरा 1 मोल लेना है RT/P, है ना। ये रहा देखो V, ये किसका है, ये H2 का है। अब मुझे यहाँ पर 1 मोल हुआ तो 2 मोल लेने पड़ेंगे मुझे, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ 2 RT/P, ये लिखो भाई 1 मोल RT/P के पदों में आ गया। अब इसका लिखूंगा मैं, इसका 1 ही मोल लेना है मुझे RT/P, इसके 2 मोल बन जाएंगे मेरे पास 2 RT/P। ठीक, तापमान और दाब, ताप और दाब को स्थिर रख दिया गया, ताप और दाब को वही रखा गया, तब ये कहानी बन रही है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, अगर RT/P की बात करूं तो ये क्या है, 2V आयतन है, ये भी आयतन है और ये भी आयतन है। तो गेलु साहब कहते हैं कि आयतन जो है लघु पूर्णांकों के पदों में होता है, लघु पूर्णांकों के पदों में उसको लिखा जा सकता है। लघु पूर्णांक देखिए 2, ये रहा, ये 1, ये रहा, ये रहा 2, तो आयतन से पहले नंबर लग गया, लघु पूर्णांकों के पदों में लिखा गया इसको। ओके, किसी भी अभिक्रिया में ऐसा लिख सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, किसी भी अभिक्रिया में ऐसा लिख के आप पूर्णांकों के पदों में बना सकते हैं। ठीक, तो गेलुसाक का नियम और आवागाद्रो का नियम, ये मिले जुले नियम हैं दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अणुओं के रूप में होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को द्रव्य का आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को अब वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है, मान्यता हो गई है। तथापि 19वीं शताब्दी के अंत तक भी ऐसे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो परमाणु सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। 20वीं शताब्दी में आके हुआ है, यानी अब ये जो तुम्हारे कुछ साल गुजरे हैं, 120 साल, इसकी बात मान लो। आधुनिक काल में बहुत से प्रेक्षणों से अब हम यह जानते हैं कि पदार्थ अणुओं या एक या अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या क्रम वीक्षण सुरंगक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अब ये सूक्ष्मदर्शी के प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या क्रम वीक्षण सुरंगक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अब हम उनको देख सकते हैं, यानी परमाणुओं को, अणुओं को देखा जाता है। ठीक है, परमाणुओं का आमाप लगभग एंगस्ट्रम में होता है। परमाणु का जो आकार होता है वह एंगस्ट्रम में होता है। 1 एंगस्ट्रम तुम जानते हो कितना होता है 1 एंगस्ट्रम, बताओ? 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम। और ये है क्या बच्चों, ये है परमाणु का, 12वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे आपको, परमाणु का ये आमाप है। आमाप से मतलब आकार कह सकते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक, जहाँ कण कस कर एक दूसरे जुड़े हैं, परमाणुओं के बीच एंगस्ट्रम की दूरी है। परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच एंगस्ट्रम की दूरी है, यानी ये दूरी भी एंगस्ट्रम में ही है। ये जो दूरी है ना 2 परमाणुओं के बीच, ये भी एंगस्ट्रम में ही है। ठीक, द्रव्यों में भी परमाणुओं के बीच इतनी ही दूरी है। द्रव्यों में परमाणु एक दूसरे से उतनी दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं जितने कि ठोसों में। ठोसों में परमाणु एक दूसरे से ज़्यादा दृढ़ता से बंधे होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। द्रव्यों में थोड़ा कम होता है, दूरी इतनी होती है। लेकिन परमाणुओं के बीच की दूरी द्रव्यों में भी उतनी है, ठोसों में भी उतनी है। ठीक, अब यहाँ सवाल उठ जाता है कि साहब एक है लोहा और एक है साहब पानी। ठीक, दोनों में परमाणुओं के बीच की दूरी किस में ज़्यादा है?
या किस में कम है, तो कोई फर्क नहीं, लगभग समान है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ पक्का नहीं कर सकते, लगभग समान है परमाणुओं के बीच की दूरी, दोनों में परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग समान है। यानी अगर मैं बना दूं दो परमाणु किसके लिए, लोहा, लोहा, और नीचे बना दूं दो परमाणु किसके, पानी के, ठीक, इनके बीच की दूरी r मान लूं, इनके बीच की दूरी भी r मान लूं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। अगर हम इसे आणविक लेवल पर देखेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल, थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा इसमें, लेकिन अगर ये एंगस्ट्रॉम में ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, लगभग बराबर है। ठोसों में, द्रवों में दरअसल परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर कोई संरचनात्मक कोई ज़्यादा भेद नहीं है, बलों का भेद है। कह रहा यहाँ पर जो बल लगे हैं, ये वाला जो बल है ये, और ये वाला जो बल है आकर्षण बल, ठीक, कहते ये बल है, बल लोहे का, बल लोहे के परमाणुओं में, ठीक, कह रहा ये ज़्यादा है बल पानी वालों से, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा, लोहा मजबूत है, पानी कमज़ोर, तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो ठोसों में ये बल बहुत अधिक तक हो सकता है, द्रवों में ये बल लगभग एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको कि लोहे में या और धातुओं में इस बल की दृढ़ता बढ़ सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है किस तरह की धातु है, लेकिन द्रवों में एक जैसा ही होता है, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे मान लीजिए पानी है, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, तो कुल मिला के द्रवों में लगभग एक ही जैसा होता है ये, लेकिन धातुओं में बढ़ जाता है। लोहे में कुछ और तरह का होगा, स्टेनलेस स्टील कुछ और तरह का होगा, कच्चा लोहा, पक्का लोहा, सोने में कुछ और तरह का होगा, चांदी में कुछ और तरह का होगा, एल्यूमिनियम में कुछ और तरह का होगा। तो इस बल का बदलना धातुओं में कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन द्रवों में लगभग ये एक ही जैसा होता है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल रखने वाला जो द्रव है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल रखने वाला जो द्रव है वह है पारा, जिसे तुम कहते हो मरकरी। मरकरी में ये ज़्यादा होता है, ठीक। मरकरी में, मरकरी क्या है, धातु और अधातु के बीच की चीज़ है। मरकरी में कुछ गुण ऐसे भी हैं कि यह धातु जैसा भी है, मरकरी में कुछ गुण ऐसे भी हैं अधातु जैसा भी है, ठीक, ओके। इसलिए द्रवों में प्रवाह होता है, गैसों में अंतरापरमाणुक दूरी 10 एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी गैसों में ये ज़्यादा होती है, 10 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 गुना होती है लगभग। गैसों में दूरी 10 गुना होती है। वह औसत दूरी जो कोई अणु बिना संघट किए चल सकता है उसकी औसत मुक्त पथ कहते हैं। अब मान लीजिए कोई गैस है, औसत मुक्त पथ, देखिए बड़ी बढ़िया बात बताई जाएगी यहाँ। अक्सर बच्चे सोचते हैं सर फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ, इसका फार्मूला बनेगा इस चैप्टर में जाके, ये बड़ी बढ़िया बात है। कोई गैस है मान लीजिए किसी बर्तन में बंद, ठीक, और यहाँ कोई परमाणु यूँ घूम रहा है ऐसे, यहाँ टक्कर हुई, यहाँ टक्कर हुई किसी परमाणु से, फिर यहाँ, तो कहता है दो टक्करों के बीच में जो दूरी है ये जो दूरी है ये, इसे क्या कहते हैं, लैम्बडा बोल देते हैं इसको, यही है औसत मुक्त पथ। बिना टक्कर किए परमाणु जितनी दूर चल सकता है वही है औसत मुक्त पथ, ठीक। यानी परमाणु के द्वारा दो टक्करों के बीच में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, औसत मुक्त पथ, ठीक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इसका सूत्र बनाएंगे हम आगे चल के, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। चलो, गैसों में औसत मुक्त पथ हजारों एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, हजारों एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हजारों एंगस्ट्रॉम होता है, यानी ये होता है 1000 एंगस्ट्रॉम औसत मुक्त पथ, ठीक। यानी एक इलेक्ट्रॉन चलता है और लगभग 100 परमाणुओं को पार कर जाता है,
100 परमाणुओं के बाद उसकी टक्कर होती है दूसरे परमाणु से, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है गैसों में, कह रहे हैं 10 एंगस्ट्रॉम है, और औसत मुक्त पथ कितना है, 1000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मतलब कितने परमाणुओं के बाद उसकी टक्कर होने वाली है, लगभग 100 परमाणुओं के बाद। यानी एक परमाणु 100 परमाणुओं के बीच की दूरी को पार करके दूसरे से टक्कर करने वाला है। 99 से नहीं टकरा रहा है भाई, रास्ते में इधर उधर 99 भी तो हैं, उनसे नहीं टकरा रहा है। बात को समझेंगे। मान लीजिए किसी मैदान में या किसी जगह में 1000 आदमी है सपोज, और सभी भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो मैदान इतना बड़ा कर दें, मैदान का आकार इतना बड़ा कर दें कि एक आदमी दूसरे आदमी से टकराए, ठीक, तो वो नंबर 100 नंबर पे हो, यानी बीच की दूरी इतनी ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो गया, ये बन गया मीन फ्री पाथ, ठीक। यानी लगभग 100 परमाणुओं के बीच की दूरी को तय करे, टक्कर से पहले बीच में कोई नहीं आया। यहाँ टकराया परमाणु किसी दूसरे परमाणु से, मान लीजिए इससे टकरा गया, लो, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 1000 एंगस्ट्रॉम। अब 1000 एंगस्ट्रॉम में कितने परमाणु आ जाएंगे देखा जाए तो, दो परमाणुओं के बीच की 10 एंगस्ट्रॉम है तो 100 परमाणु आ जाएंगे। तो लगभग 100 में से एक परमाणु से टक्कर होती है। तो टक्कर की प्रायिकता क्या है, टक्कर की प्रायिकता, टक्कर की प्रायिकता क्या है, एक परमाणु की टक्कर की प्रायिकता क्या है, परमाणु टक्कर की प्रायिकता, प्रायिकता बोलते हैं बच्चों संभावना, यह है 1/100। यानी एक परमाणु दूसरे टकराएगा तो 99 से नहीं टकराएगा, 100वें से टकराएगा जाकर, ये प्रायिकता होती है, ठीक, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्या मामला है। बस मोटी मोटी बातें हम जान चुके हैं इसके बारे में, नियम सारे हमने कर लिए हैं। मुक्त पथ गैसों में औसत मुक्त पथ हजारों एंगस्ट्रॉम में होता है, बहुत दूरी तक बिना संघट किए जा सकते हैं, बलों के बारे में हम विचार कर चुके हैं, गैस सक्रियता से भरपूर हैं, केमिकल रिएक्शन रासायनिक होते ही हैं, ठीक, गतिक संतुलन अणुओं को संघट करते हैं। मतलब ये सारी बातें जो है हमारी इस मेट लॉजिक में फाइनल हो चुकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था। देखिए 13.2 यही इस चैप्टर का बेसिक लॉजिक है बेसिकली। देखिए यहाँ पर कई नियम आए हैं, आप देखेंगे कई नियम आए हैं, डाल्टन की भी बात हुई है, गैलुसैक की भी बात हुई है, अवागाद्रो की भी बात हुई है, ठीक। तो सारी की सारी बातें जो है यहाँ पर हुई हैं, और उन सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा गणितीय रूप में लगा कर आपको बताया है। तो बेसिक जो इस चैप्टर का है दरअसल यही है 13.2, यहीं से बनेगा बेसिक, या इससे पहले है भूमिका, क्योंकि अब आगे सूत्र बनने वाले हैं, गैसों का व्यवहार देखेंगे, दाब का सूत्र देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।